हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की यूपी ट्रिपल की जो ऑडिटर या असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम होने वाला है आपका, उसकी प्रिपरेशन मैं करा रही थी, उसको बैक टू सेट सॉल्व करवा रही थी। तो आज की वीडियो में भी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इससे पहले भी मैं इसका काफी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी एक अलग से प्लेलिस्ट चैनल पर अपलोड है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, देख लीजिएगा। काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। फ्रेंड्स साथ शेयर भी किया करिए ज्यादा से ज्यादा, और वीडियो को लाइक भी करिएगा अगर वीडियो अच्छी लगेगी। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। असाधारण निवासी कौन हो सकता है? हु मे बी नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग: पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन व्यक्ति असाधारण निवासी हो सकता है, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो रेजिडेंट होता है, निवासी होता है, वो कितनी तरह का होता है। तो जो आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, आयकर अधिनियम 1961 है, उसके अकॉर्डिंग जो निवासी होता है वो तीन तरह से डिवाइड किया गया है। एक हो जाता है साधारण निवासी, फिर होता है असाधारण निवासी, और थर्ड हो जाता है अनिवासी। कैसे ये साधारण या असाधारण या अनिवासी यानी कि ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी और नॉन रेजिडेंट बनते हैं, तो उसके लिए इन्होंने बताई हैं दो तरह की शर्तें होती हैं। एक हो जाती हैं आपकी आधार शर्तें यानी कि बेसिक कंडीशंस, दूसरी हो जाती हैं जो आपकी अतिरिक्त शर्तें हैं यानी कि एडिशनल कंडीशन। उन्हीं के बेसिस पर ये निकाला जाता है कि वो व्यक्ति किसी कर निर्धारण वर्ष में किसी असेसमेंट ईयर में, ध्यान दीजिएगा, किसी असेसमेंट ईयर में, यानी कि जरूरी नहीं है कि अगर इस वर्ष वो निवासी रहा है, एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहा है, तो अगले वर्ष में भी वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही होगा। हो सकता है वो नॉन रेजिडेंट हो या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है उन जो आपकी बेस कंडीशन है और जो साथ में एडिशनल कंडीशन है उस पर, कि वो किस वर्ष में किस तरह का रेजिडेंट है, किस तरह का निवासी है, इस पर डिपेंड करता है। क्या होती है वो कंडीशन, एक बार ये देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से इसका आंसर निकाल पाए। तो जो बेसिक कंडीशंस होती हैं उसमें रहता है कि किसी गत वर्ष में, किसी प्रीवियस ईयर में वो व्यक्ति जो हो वो कम से कम 182 डेज, 182 दिन भारत में रहा हो। यहाँ पर एक चीज का ध्यान दीजिएगा, लगातार कंटिन्यूस रहना जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वो कुछ दिन रहा हो, उसके बाद वापस चला गया, फिर आके कुछ मंथ रहा या कुछ दिन रहा, ओवरऑल उसका उस प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहना कंपलसरी है। और दूसरी शर्त हो जाती है जो बेसिक शर्त रहेगी कि जो गत वर्ष से यानी जो प्रीवियस ईयर से पहले के 4 इयर्स रहे होंगे उसमें टोटल मिलाकर के वो 365 डेज इंडिया में रहा हो, भारत में रहा हो, तो माना जाएगा। और गत वर्ष में यानी कि प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन में रहा हो। या तो आपकी दोनों शर्तें या तो दोनों में से कोई एक शर्त पूरी होना जरूरी होता है। तो ये हो जाएगा आपका बेसिक कंडीशन। दूसरा आ जाता है जो आपकी एडिशनल कंडीशंस होती है, अतिरिक्त शर्तें हैं। उसमें क्या रहेगा, अतिरिक्त शर्त में पहली शर्त होती है कि गत वर्ष यानी जो प्रीवियस ईयर है उसको छोड़ दीजिए, उससे पहले के, उससे भी पीछे जाएंगे हम, उसके पिछले के 10 इयर्स जो होते हैं, 10 साल जो होंगे, उसने कम से कम टोटल मिलाकर वो 2 वर्ष, 2 इयर्स भारत में रहा हो। 365 गुणे 2 कर दीजिए तो कितने दिन आ जाते हैं, हो जाएंगे आपके 730 दिन, यानी कि 730 डेज कम से कम भारत में रहा हो। ये पहली हो जाएगी उसकी जो अतिरिक्त शर्त होगी। ये जो अतिरिक्त शर्त है वो क्या हो जाएगी कि वो गत वर्ष को छोड़कर, प्रीवियस ईयर को छोड़ दीजिए, उससे पहले के 7 जो इयर्स होंगे, 7 वर्ष जो होंगे, उसमें कम से कम 730 दिन ही भारत में रहा हो। ये दो अतिरिक्त शर्तें हैं। इन्हीं के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि वो निवासी है, अनिवासी है या फिर असाधारण निवासी है। तो कौन आपका साधारण निवासी यानी कि जो आपका रेजिडेंट है, नॉर्मल रेजिडेंट है, वो होगा, वो हो जाएगा वो कम से कम गत वर्ष में निवासी तब माना जाएगा कि वो आधार शर्तों में से जो बेसिक कंडीशन है, कम से कम उसमें से कोई एक शर्त को पूरी करता हो, और जो दोनों एडिशनल कंडीशंस थी, अतिरिक्त शर्तें थी, उनको भी पूरा करता हो, तब उसे हम साधारण निवासी मानेंगे। दूसरी शर्त जो आपका रहेगा, जो आपका असाधारण निवासी है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो व्यक्ति कम से कम जो आपकी बेसिक कंडीशन है, आधार शर्तें, उनमें से एक शर्त को पूरी करे और दोनों ही अतिरिक्त शर्तों को वो पूरी नहीं कर रहा होगा, एडिशनल कंडीशंस को पूरा नहीं कर रहा होगा, तब हम उसे मानेंगे कि वो असाधारण निवासी है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। थर्ड आ जाता है आपका जो अनिवासी होगा, नॉन रेजिडेंट होगा, उसके लिए कि दोनों ही वो आधार शर्तों में से किसी भी शर्त को पूरा नहीं करेगा, एडिशनल की यहाँ वो बात ही नहीं आएगी, मेन वो बेसिक जो कंडीशन है उसको ही पूरा नहीं कर रहा होगा, तो वो अनिवासी हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कि इस बेसिस पर जो आपकी एडिशनल कंडीशन है, बेसिक कंडीशन हो गई,
और उनके बेसिस पर कब क्या माना जाएगा आपने समझ लिया। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसको नोट भी कर लीजिएगा जो आपकी बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन है, साथ ही कब किसको क्या माना जाएगा, कब आधार शर्तें पूरी होने पर क्या मानेंगे, या आर्थिक शर्त भी हो रही है, साथ में अगर सिर्फ आधार शर्त ही पूरी नहीं हो रही तो वो क्या हो जाएगा। चलिए बात है अपने क्वेश्चन पर। आपका क्वेश्चन जो पूछ रहा था कि असाधारण निवासी कौन हो सकता है, तो यहाँ पर एक पार्टनरशिप फर्म, कंपनी या फिर जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, तीनों ही असाधारण निवासी नहीं होते हैं। लेकिन जो आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, जिसे एचयूएफ भी शॉर्ट में बोलते हैं, वो आपका असाधारण निवासी नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक सरकारी कर्मचारी को जो भारत का नागरिक है, विदेश में सेवा करते समय भारत सरकार द्वारा दिया गया वेतन, salary payable by the government of India to an Indian citizen for services outside in India, is taxable in India, is not taxable in India, is includable in the total income for rate purposes only, none of these। यानी कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, जैसे कि बैंक भी हैं, तो बैंक जो है बहुत से गवर्नमेंट बैंक ऐसे हैं जिनकी ब्रांचेस इंडिया के बाहर भी हैं, तो वहां पर अगर वो काम कर रहे होते हैं तो उनको जो सैलरी दी जाती है, जो उनको इनकम मिल रही होती है तो वो भारत के ही सिटीजन, लेकिन जो अपनी वो सर्विसेज दे रहे हैं वो फॉरेन में दे रहे हैं, विदेश में दे रहे हैं, तो वहां पर जो उनका वेतन उनको दिया जा रहा है वो भारत के लिए कर योग्य होता है, टैक्सेबल होता है। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को किन भागों में बांटा गया है। व्हाट आर द क्लासेस ऑफ एन एसएससी ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेसिडेंस। अभी मैंने आपको ये डिटेल में समझाया था कि कितने उससे बांटा गया है, कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। इंडियंस एंड फॉरेनर्स, रेजिडेंट इंडियंस एंड नॉन रेजिडेंट इंडियंस, रेजिडेंट नॉट ऑनरेरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन, फर्म्स एंड कंपनीज। तभी जो मैंने आपको बताया है कितने तरह से बांटा जाता है, तीन तरह के होते हैं। एक आपका निवासी हो जाएगा रेजिडेंट, असाधारण निवासी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, फिर हो जाएगा अनिवासी यानी कि नॉन रेजिडेंट। ये तीन टाइप्स के होते हैं। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपार्जित आय कर योग्य होती है। इनकम अक्यूरिंग इन इंडिया इज एसेसिबल फॉर ऑल एसएससीज, रेजिडेंट इन इंडिया, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो भारत में उपार्जित यानी कि एक ऐसी इनकम है जो भारत में ही उपार्जित जो हुई वो इंडिया में ही हुई है। जैसे कि कोई बाहर जॉब कर रहा है, लेकिन बाहर उसको वो इनकम मिली तो उपार्जित वो इंडिया के बाहर मानी जाएगी, लेकिन बाद में उसने इंडिया में भेजी तो वहां पर कंडीशंस अलग अलग हो जाती हैं कि किस तरह के बिजनेस से है, क्या वो उस बिजनेस का कंट्रोल इंडिया से है। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन देखा था पहले कि वो भारत सरकार की ही कोई उपक्रम में किसी इंटरप्राइजेस में किसी बैंक में काम कर रहा था, उसको वहां इनकम मिल रही थी, तो उसको हम मान रहे थे कि यहाँ इंडिया में टैक्सेबल होती है। लेकिन अगर बाहर ही उपार्जित हो रही है, किसी बाहर की ही कंपनी में वो लगा हुआ है, उसके बाद में वो इंडिया में भेज रहा है, तो वहां पर वो टैक्सेबल नहीं होगी। यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में ही उपार्जित है, तो वो किसके लिए कर योग होगी, उस सभी करदाताओं के लिए, ऑल एसएससीज के लिए कर योग होगी, टैक्सेबल होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। On the basis of residence, the SSCs are divided into how many categories? 2, 3, 4, 5। यहाँ पर कितनी कैटेगरीज में इसको विभाजित किया गया है, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। अभी मैंने समझाया आप लोग को डिटेल में, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। जो भी क्वेश्चन मैं पूछा करूँ उसके आंसर कमेंट किया करिए आप लोग। यहाँ पर बताइए मुझे कि कितने कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो नागरिकता होती है, सिटीजनशिप होती है, वो अलग होती है, और रेजिडेंशियल स्टेटस जो होता है वो अलग होता है। जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति जो भारत में नागरिक है, जो भारत में सिटीजन है, उस वर्ष को रेजिडेंट भी माना जाए, निवासी भी माना जाए, ऐसा जरूरी नहीं होता। क्योंकि सिटीजन होने के लिए आपको भारत का नागरिक होना, भारत की नागरिकता होना आपके पास इम्पोर्टेंट होता है। आप वोट दे सकते हैं, आप भारत के नागरिक कहलाते हैं। लेकिन जो रेजिडेंट होता है वो जरूरी नहीं होता कि भारत का नागरिक हो, सिटीजन हो सकता है कोई विदेशी है, फॉरेनर है, यहाँ आके रहा और जो एडिशनल कंडीशन थी या बेसिक कंडीशन थी उसने वो पूरी करी, वो फुलफिल करी, तो यहाँ पर उसको इंडियन जो भी इनकम बनेगी उसका टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जो सिटीजन होगा, जो नागरिक होगा, वो यहाँ रह तो रहा है, लेकिन अगर उसकी इनकम पर या रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग वो इंडिया में उतने दिन नहीं रहा कि उसे टैक्स देना पड़े, तो उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, भले ही उसकी नागरिकता भारत की हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में कृषि से आय कर योग्य है। एग्रीकल्चर इनकम इन पाकिस्तान इज एसेसिबल फॉर
रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, नॉट टैक्सेबल। तो कोई इनकम जो कृषि आय होती है, एग्रीकल्चर इनकम होती है, आपको पता है इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम जो होती है टैक्स फ्री होती है। लेकिन अगर पाकिस्तान में कृषि से आय उसे मिल रही है और उस वर्ष वो इंडिया के लिए रेजिडेंट है, निवासी है, तो यहाँ पर उसकी आय क्या होगी, सिर्फ निवासी के लिए ही कर योग्य होगी और किसी भी तरह उसको इंडिया में टैक्स नहीं देना है। लेकिन उस वर्ष अगर वो इंडिया में निवासी होता है, रेजिडेंट माना जाता है, तो उसे अपनी एग्रीकल्चर इनकम जो कि पाकिस्तान में हो रही है उसका भी टैक्स इंडिया में देना होगा। पाकिस्तान में कोई भी कंट्री हो सकती है। इसका एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में रोजगार हेतु विदेश जाता है, निवासी के लिए भारत में कम से कम ठहरना होगा यदि उसकी कुल आय जो विदेशी स्रोतों से आय को छोड़कर गत वर्ष के दौरान 15 लाख तक हो। A citizen of India who goes abroad for the purposes of employment, he must stay in India to become a resident for at least if his total income other than income from foreign sources up to rupees 15 lakh during the previous year, 182 days, 90 days, 60 days, 180 days। तो यहाँ पर निवासी के लिए सीधे तौर पर पूछा है, तो निवासी होने के लिए पहले इम्पोर्टेंट जो है कि वो जो बेस कंडीशन है, जो बेसिक कंडीशन है, आधार शर्तें वो पूरी करता हो। जब वो पूरी करता होगा तभी उसको निवासी माना जाएगा। उसके बाद हम एडिशनल के बारे में सोचेंगे, पहले हमें बेसिक कंडीशन देखनी है। तो बेसिक कंडीशन के लिए जो कह रहा है कि गत वर्ष में रोजगार हेतु विदेश को गया था, किसी फॉरेन कंट्री में गया था, लेकिन भारत में निवासी होने के लिए इनकम उसकी 15 लाख से अबव है, टैक्सेबल हो रही है इंडिया में, उसको टैक्स देना चाहिए। एग्जम्प्टेड जो इनकम है उससे ज्यादा है, लेकिन कम से कम वो कितने दिन होना चाहिए, 182 डेज रहा हो, कम से कम 182 दिन जब वो भारत में रहेगा तभी वो बेसिक कंडीशन को पूरा कर पाएगा। इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करदाता की निवासी स्थिति प्रत्येक वर्ष एवरी ईयर द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी में चेंज, will certainly change, will not change, none of these। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि निवासी स्थिति जो होती है, जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है, क्या हर वर्ष बदल जाता है। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को नागरिकता के बारे में बताया, सिटीजनशिप के बारे में बताया। जो सिटीजनशिप होती है, नागरिकता चेंज नहीं होती है। आपकी हो सकता है पूरी लाइफ टाइम अगर आप इंडिया में ही रह रहे हो तो इंडियन ही रहेंगे, भारत की नागरिकता रहेगी। किसी और कंट्री में जाके रहने लगते हैं तो वही की नागरिकता अगर आप ले लेते हैं, वहीं की सिटीजनशिप ले लेते हैं, तो आपको भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या रहेगा कि एक व्यक्ति नॉर्मली अगर हम बात करें नॉर्मल कंडीशंस में, तो लाइफ टाइम अपना वो भारत का ही नागरिक रहेगा, इंडिया का ही सिटीजन रहेगा। लेकिन जो करदाता होता है, रेजिडेंशियल स्टेटस है, वो हर वर्ष क्या हो सकता है, बदल सकता है, चेंज हो सकता है। अगर वो पूरे वर्ष इंडिया में रहा ही नहीं है, फॉरेन कंट्री में ही रहा है, तो उसे इंडिया में कोई कर नहीं देना पड़ेगा, वो अनिवासी माना जाएगा, उसे कुछ भी नहीं चुकाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो आता जाता रहा है, तब हम ये देखेंगे कि वो बेस कंडीशंस को या जो बेसिक कंडीशंस हैं या जो एडिशनल कंडीशंस हैं उनको पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको टैक्स लगाएंगे। तो क्या होता है, हर साल पर ईयर चेंज होती रहती है, तो निवासी स्थिति क्या होगी, बदल सकती है। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए, मे चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी गत वर्ष में नहीं होती, अ कंपनी डजंट बिकम द फॉलोइंग इन द प्रीवियस ईयर, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट। काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक जो कंपनी होती है किसी भी गत वर्ष में क्या नहीं होती है, तो वो असाधारण निवासी नहीं होती, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं होती। अभी आपको क्वेश्चन मैंने पहले भी थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा था, जो पहला क्वेश्चन था आपका कि असाधारण निवासी क्या होता है, तो वहां पर आपका कंपनी भी ऑप्शन में थी, लेकिन कंपनी आंसर नहीं था, आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आंसर था। वही आपका थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन को पूछा गया है कि एक कंपनी गत वर्ष में क्या नहीं हो सकती, तो वो असाधारण निवासी नहीं हो सकती। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश में व्यापार से आय जो भारत से नियंत्रित नहीं है, कर योग्य है। इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन फॉरेन कंट्री नॉट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया इज टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इस तरह के बिजनेस से हमें किसी फॉरेन कंट्री में, विदेश में इनकम हो रही है, इनकम मिल रही है जो भारत से नियंत्रित नहीं है, यानी कि जिसका मैनेजमेंट भारत से नियंत्रित नहीं है। जैसे कि अभी पहले क्वेश्चन जो मैंने लिया था, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, किसी बैंक में काम कर रहा है, तो उसका मेन जो हेड ऑफिस है वो तो इंडिया में ही है ना, तो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, वो इंडिया में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उन सबको फॉलो कर रहा है।
लेकिन अगर इंडिया में है ही नहीं, कोई बाहर का ही कंपनी है, वहीं वो काम कर रहा है, इंडिया से उसको कोई लेना देना नहीं, जैसे एमएनसीज होती हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, आप कहीं बाहर जाकर के जॉब कर रहे हो तो वो इंडिया से कंट्रोल नहीं है, वहीं की कंपनी है, किसी और देश से कंट्रोल है, तो वहां पर जो इनकम जनरेट उससे हो रही है, मिल रही है, किसके लिए टैक्सेबल होगी, किस तरह के जो करदाता है या जो एसएससी है उसके लिए टैक्सेबल होगी, तो वो सिर्फ आपकी जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, जो साधारण निवासी होगा, उसी के लिए ही टैक्सेबल होगी, बाकी किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगी। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी आय कर मुक्त है? स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स? एग्रीकल्चर इनकम इन कोलकाता, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इनकम फ्रॉम सैलरी, कैपिटल गेन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन सी इनकम जो है वो एग्जेम्प्टेड होगी टैक्स से। तो यहाँ पर जो कृषि आय होती है, जो एग्रीकल्चर इनकम होगी, इंडिया में किसी भी तरह की आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी, वो कर मुक्त हो जाती है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। बाकी जो आपकी इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो भी, और पूंजीगत लाभ या वेतन सहाय, तीनों ही क्या होंगी, टैक्सेबल होती है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर मुक्त आयों का उल्लेख आयकर अधिनियम की किस धारा में किया गया है? इन विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एग्जेम्प्टेड इनकम हैव बीन मेंशन्ड? सेक्शन 10, सेक्शन 80C, सेक्शन 30, सेक्शन 2। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आयकर अधिनियम इनकम टैक्स एक्ट है उसकी किस सेक्शन में जो टैक्स फ्री इनकम्स होती है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर जो धारा 10 दे रखी है, सेक्शन 10 है, उसमें दे रखा है कि कौन कौन सी इनकम जो होगी वो टैक्स फ्री होती है या एग्जम्प्टेड होती है। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद सदस्य को प्राप्त होने वाला दैनिक भत्ता होता है। द डेली अलाउंस रिसीव्ड बाय ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज exempt, taxable, to be included in total income for tax purpose, none of these। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो संसद में सदस्य होते हैं, जो पार्लियामेंट्री मेंबर होते हैं, उनको जो डेली अलाउंस मिलता है, जो दैनिक भत्ता मिलता है, वो क्या होगा? टैक्स फ्री होता है, टैक्सेबल होता है, या इनकम में ऐड किया जाता है? तो यहाँ पर जो दैनिक भत्ता उनको दिया जाता है वो क्या होगा? कर मुक्त होता है, एग्जेम्प्ट होता है, बहुत बेनिफिट मिलते हैं, बहुत से एडवांटेज भी मिलते हैं। तो एक आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवस्थी बच्चे की आय कर मुक्त होती है। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इज एग्जेम्प्टेड ₹1000, ₹1500, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड और 1500 whichever is less होल इनकम। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो अव्यस्त बच्चा है, माइनर है, यानी कि जिसकी जो आयु है, जो एज है वो 18 ईयर्स के बिलो है, 18 ईयर्स के से कम है, उसकी आय जो होती है वो पूरी तरह कर मुक्त होगी या फिर जो 1500 तक कर मुक्त होगी। तो क्या रहता है इसमें, इस तरह के बच्चे होते हैं जो अव्यस्त हैं, माइनर चाइल्ड हैं, जैसे कि चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं, और भी जो बच्चे हैं जो सिंगर है या जिनकी आयु 18 ईयर्स से कम है, वो भी अर्न कर रहे हैं, तो उनकी इनकम जो होगी वो अवश्य आएगी, यानी जो 1500 तक है या उनकी जो इनकम है, दोनों में से जो भी कम होगा वो सीमा तक वो टैक्स फ्री होते हैं, उसके ऊपर टैक्सेबल होती है। तो उनकी इनकम जो होती है, जो उनके पेरेंट्स की इनकम होती है, उसी में ऐड कर ली जाती है, उसी पर टैक्स लगता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाकखाने के व्यक्तिगत बचत खाते पर अधिकतम ब्याज कर मुक्त है। मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंटरेस्ट एग्जेम्पशन ऑन इंडिविजुअल अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट इज 2500, 3500, 4500 होल अमाउंट। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पोस्ट ऑफिस में आपने अगर सेविंग अकाउंट को ओपन करवाया है, तो उसमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो किस सीमा तक, कहाँ तक आपका टैक्स फ्री होगा, एग्जेम्प्टेड होगा? तो वो हो जाता है कि जो 3500 तक की जो इंटरेस्ट होगी वो कर मुक्त होती है, टैक्स फ्री होती है, उसके ऊपर जितना मिलेगा वो सब टैक्सेबल हो जाता है। एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।